पाठ 21 सार लेखन समरी राइटिंग। किसी दिए गए गद्यांश या अनुच्छेद में कही गई मुख्य बात को संक्षिप्त करके अपनी भाषा में लिखना ही सार लेखन कहलाता है। सार लेखन किसी पठित गद्यांश का भी हो सकता है तथा किसी अपठित अंश का भी। छात्रों का भाषा पर कितना अधिकार हुआ है, वे किसी अंश को पढ़कर उसे कितना समझते हैं, इन सब की जानकारी के लिए प्रायः अपठित गद्यांशों को सार लेखन के लिए दिया जाता है। छोटे बच्चे किसी गद्यांश में कही गई अनेक बातों पर प्रायः एक साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, अतः उनसे अपठित गद्यांश का सार लेखन कराए जाने के अलावा उस गद्यांश में कही गई बातों पर अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को बाद में सारांश लिखने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा उस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक भी छात्रों से पूछा जा सकता है। अतः अपठित गद्यांश को पढ़कर समझने की क्षमता तथा समझी हुई बातों को भाषा में ठीक प्रकार से अभिव्यक्त करने की क्षमता को विकसित करने तथा उसका परीक्षण करने हेतु सार लेखन एक उपयोगी विधा है। बड़ी कक्षाओं के छात्रों से अपठित अंश का मात्र 1 शीर्षक तथा 2 सार लिखवाया जाता है, किंतु छोटी कक्षाओं के बच्चों से 1 अपठित अंश में आई प्रमुख बातों पर छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर, 2 सारांश तथा 3 उपयुक्त शीर्षक, तीनों बातें पूछी जा सकती हैं। सार लेखन के लिए महत्वपूर्ण बातें। गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए तथा यह समझने की कोशिश कीजिए कि लेखक क्या बात कहना चाह रहा है। जो भी महत्वपूर्ण बात कही गई है उस अंश पर पेंसिल से रेखा खींच लीजिए। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके संक्षिप्त उत्तर अपनी भाषा में दीजिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में आई बातों पर ही आधारित होने चाहिए। अपनी ओर से कोई नई बात नहीं लिखनी चाहिए। सारांश मूल अंश का लगभग 1/3 अंश होना चाहिए। सारांश में वे सब प्रमुख बातें अवश्य आ जानी चाहिए जो मूल गद्यांश में कही गई हैं। समस्त गद्यांश को पढ़कर उसके केंद्रीय भाव को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। गद्यांश का शीर्षक इसी केंद्रीय भाव पर आधारित होना चाहिए। चाहे प्रश्नों के उत्तर हों या सारांश, अपनी शब्दावली तथा भाषा में ही लिखे जाने चाहिए। सार लेखन के नमूने। निर्देश। दिए गए गद्यांशों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों तथा सारांश को पढ़िए। 1. किसी ने सच ही कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। हम प्रसन्न रहते हैं। रात को हमें गहरी नींद आती है और सुबह उठने पर मन उमंग से भरा रहता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य का क्या अर्थ है और अच्छा स्वास्थ्य कैसे रखा जा सकता है? स्वस्थ रहने की पहली शर्त है स्वच्छता। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पसीना निकलता है। रास्ते की धूल उड़कर इन छिद्रों के मुंह पर जमती रहती है। यदि प्रतिदिन स्नान करके हम अपने शरीर की सफाई न करें तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं और पसीना निकलने में रुकावट होती है। इससे शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही अंदर अनेक रोगों को जन्म देने लगती है। प्रश्न 1. हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? 2. अस्वस्थ रहने पर हमें कैसा लगता है? 3. स्वस्थ रहने की क्या शर्त है? 4. स्वस्थ न रहने से हमारे शरीर में किस प्रकार रोग जन्म लेते हैं? 5. उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। 6. इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। उत्तर 1. प्रसन्न रहने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी आनंद और उमंग से भरा रहेगा। 2. अस्वस्थ रहने पर हमारा मन भी उदास रहने लगता है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है
और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 3. स्वस्थ रहने की शर्त है शरीर की स्वच्छता। यदि शरीर स्वच्छ होगा तो शरीर में कोई रोग नहीं पनपेगा। 4. यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग जन्म ले लेते हैं। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पसीना बाहर निकलता है। शरीर की सफाई न करने से ये छेद बंद हो जाते हैं और शरीर की गंदगी पसीने के द्वारा बाहर नहीं निकल पाती। इस कारण शरीर में रोग जन्म लेते हैं। 5. सारांश। मन को स्वस्थ तथा प्रसन्न रखने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। किसी ने सच ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर की स्वच्छता। शरीर को नियमित रूप से स्वच्छ रखकर हम शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। 6. शीर्षक अच्छा स्वास्थ्य।